नमस्कार दोस्तों। बीएड फर्स्ट ईयर पेपर सेकंड का ये 5वां वीडियो है। तो शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 9 से। व्यक्तित्व के निर्धारक कारकों का वर्णन कीजिए। मुरे ने कार्यात्मक रूपों की निरंतरता, ऋणात्मक तथा धनात्मक अभिनिवेश संबंध, मतभेद, सक्रियता, निष्क्रियता आदि के योग से व्यक्तित्व का निर्माण माना है। व्यक्तित्व व्यक्ति के समग्र गुणों का गत्यात्मक संगठन है। मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व के निर्धारण में निम्नलिखित गुणों का समावेश किया है। नंबर 1, शारीरिक गुण। व्यक्ति के शारीरिक गुणों के अंतर्गत शरीर की लंबाई, वजन, गठन, आवास, मुख की अभिव्यक्तियां, रूप, रंग, आँखों का निर्माण, प्रक्रिया आदि का समावेश होता है। इन शारीरिक गुणों का व्यक्तित्व पर अमिट प्रभाव पड़ता है। प्रायः उच्च कोटि के शारीरिक गुण वाले व्यक्ति समाज को अपने व्यक्तित्व से शीघ्र प्रभावित कर लेते हैं। नंबर 2, मानसिक गुण। मनोवैज्ञानिकों ने मन को 3 भागों में बांटा है: ज्ञान, इच्छा और क्रिया। बुद्धि ज्ञान का स्वरूप है। इच्छा विकसित होकर उद्वेग का रूप धारण कर लेती है। इसी उद्वेग से स्वभाव का निर्माण होता है और क्रिया का स्वरूप चरित्र है। इस प्रकार मन के ये 3 गुण बुद्धि, स्वभाव एवं चरित्र व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। अब पढ़ते हैं का खंड बुद्धि। ठीक है, बुद्धि, स्वभाव और चरित्र जो मानसिक गुण के, ठीक है, ये 3 गुण हैं जो इस प्रकार मन के ये 3 गुण जो हैं बुद्धि, स्वभाव और चरित्र, इनको एक एक करके देख लेते हैं। बुद्धि। व्यक्तित्व के निर्माण में बुद्धि का योगदान महत्वपूर्ण है। प्रायः सामान्य बुद्धि के लोगों का व्यक्तित्व सामान्य, मंद बुद्धि वालों का व्यक्तित्व निम्न कोटि का और उत्कृष्ट बुद्धि के लोगों का व्यक्तित्व उत्कृष्ट होता है। ऐसे व्यक्ति आत्मगौरव, आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता एवं दृढ़ संकल्प के द्वारा जीवन की समस्याओं को सरलतापूर्वक सुलझा लेते हैं। नंबर खास स्वभाव। कहा जाता है कि अंतरासर्गी ग्रंथियों से निकलने वाले न्यास सर्गों के कारण व्यक्तियों में अंतर पाया जाता है। मनोवैज्ञानिकों ने स्वभाव के आधार पर 4 प्रकार के व्यक्तियों की गणना की है। नंबर 1, आशावादी स्वभाव, आशावादी व्यक्ति। नंबर 2, निराशावादी व्यक्ति। नंबर 3, चिड़चिड़े एवं नंबर 4, अस्थिर। नेक्स्ट, चरित्र। चरित्र व्यक्तित्व का प्रधान गुण है। चरित्र से अभिप्राय व्यक्ति के नैतिक गुणों से है। इसके अंतर्गत उन प्रक्रियाओं का समावेश होता है जिनका संबंध हमारे धार्मिक, नैतिक, सामाजिक एवं व्यक्तिगत रूप से अंगीकृत आचरणों से होता है। चरित्रहीन व्यक्ति समाज के लिए कलंक होते हैं। अब नंबर 3, सामाजिक गुण की बात करते हैं। सामाजिक गुण व्यक्तित्व के सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू का निर्धारण करते हैं, क्योंकि व्यक्तित्व का विकास सामाजिक वातावरण के मध्य ही होता है। विभिन्न व्यक्तियों में सामाजिकता का अंश भिन्न भिन्न होता है। समाज में कुछ व्यक्ति मिलनसार होते हैं तो कुछ आक्रामक प्रकृति के, जबकि कुछ व्यक्ति समाज से भागते हैं। नंबर 4, सशक्तता या परिपक्वता। ठीक है, मैच्योरिटी। सशक्तता व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण तत्व है। इस गुण के अभाव में व्यक्ति को सफलता मिलना मुश्किल हो जाता है। पूर्ण संगठन या एकता व्यक्तित्व का आदर्श होता है। उपर्युक्त व्यक्तित्व निर्धारक तत्वों के अलावा व्यक्तित्व के निर्धारकों में निम्न 2 तत्वों की महत्वपूर्ण भूमिका होता है, इंपॉर्टेंट रोल होता है: वंशानुक्रम और पर्यावरण। वंशानुक्रम द्वारा व्यक्ति का रूप, रंग, आकार, स्वभाव आदि प्रभावित होता है, जो व्यक्तित्व निर्धारण के महत्वपूर्ण कारक हैं। प्राणिशास्त्रीय दृष्टि से व्यक्ति के स्वभाव पर नलिका विहीन ग्रंथियों का बड़ा प्रभाव पड़ता है। नलिका विहीन ग्रंथियों की अत्यधिक क्रियाशीलता या निष्क्रियता व्यक्तित्व को स्पष्ट रूप से प्रभावित करती है। प्रत्येक व्यक्ति को स्नायुमंडल जन्म से ही प्राप्त होता है। स्नायुमंडल के उचित विकास के अभाव में व्यक्ति ज्ञानार्जन व वातावरण से उचित समायोजन करने में असमर्थ रहता है। अर्थात जिन व्यक्तियों के स्नायुमंडल का उचित विकास नहीं हो पाता, उनका व्यक्तित्व भी पूर्णतः विकसित नहीं हो पाता। कुछ को कुछ प्रवृत्तियां या प्रेरणाएं तथा कुछ आंतरिक शक्तियां, बुद्धि, संवेग आदि जन्म से ही प्राप्त होते हैं। वातावरणगत तत्वों को भौतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक 3 भागों में बांटा गया है। व्यक्तित्व के निर्धारण में जलवायु, उष्ण, शीतोष्ण एवं शीत तथा उच्चावचन व भौतिक संरचना की उपेक्षा नहीं की जा सकती। व्यक्तित्व के आंतरिक एवं बाह्य दोनों पक्ष भौतिक पर्यावरण द्वारा प्रभावित होते हैं। सामाजिक वातावरण में माता पिता का स्वभाव, पड़ोस, माता पिता के चरित्र, संबंध, शिक्षालय, शिक्षक,
पुस्तकों, चलचित्र, मेला, धार्मिक पर्यावरण, आर्थिक अवस्था आदि का प्रभाव बालक के व्यक्तित्व निर्धारण पर होता है। व्यक्ति जिस प्रकार की संस्कृति में पलता है उसी के अनुरूप उसका व्यक्तित्व विकसित हो जाता है। निमकॉफ ने लिखा है, सामूहिक जीवन सामान्य संबंधों को निश्चित करता है, दूसरी ओर संस्कृति विशिष्ट मूर्त गुणों को निश्चित करती है। क्वेश्चन नंबर 10, बुद्धि परीक्षणों के प्रकार बताइए। बुद्धि परीक्षणों को सामान्य रूप से 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। नंबर 1, वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण। नंबर 2, सामूहिक बुद्धि परीक्षण। वैयक्तिक बुद्धि परीक्षा अर्थात इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट। नंबर आ, वैयक्तिक भाषात्मक परीक्षाएं, इंडिविजुअल लैंग्वेज टेस्ट। इस परीक्षा में भाषा का प्रयोग किया जाता है और इसके द्वारा अमूर्त बुद्धि की परीक्षा ली जाती है। इसमें नंबर फर्स्ट, बिने साइमन बुद्धि स्केल। इसका निर्माण बिने तथा साइमन 2 विद्वानों ने किया, इसलिए इसे बिने साइमन बुद्धि परीक्षण कहा जाता है। सन 1911 में इसमें संशोधन किया गया। इस विधि द्वारा 3 से 15 वर्ष तक के बच्चों की बुद्धि की परीक्षा ली जाती है। प्रत्येक वर्ष के बच्चों के लिए 5 प्रश्न या कार्य थे, पर 4 वर्ष के बच्चों के लिए केवल 4 प्रश्न थे। 3 या 4 वर्ष की आयु के लिए प्रश्नों के उदाहरण निम्नवत हैं। जैसे पहला प्रश्न, अपना नाम बताना। अपने मुंह, नाक और कान को उंगली से बताना। नंबर 3, किसी चित्र को देखकर उसकी मुख्य बातें बताना। नंबर 4, 6 शब्दों के सरल वाक्य को दोहराना। रॉस का कथन है, बिने स्केल की एक उपयुक्त आलोचना यह है कि या तो बालक सब प्रश्नों का उत्तर देकर सफल हो या एक भी प्रश्न का उत्तर ना दे सकने के कारण असफल हो। ठीक है, अब वैयक्तिक भाषात्मक परीक्षाओं में, ठीक है, सेकंड नंबर है स्टैनफोर्ड बिने स्केल। टरमैन ने बिने के मानक्रम के अनेक दोषों को दूर करके सन 1916 में उसे एक नया रूप प्रदान किया, जो स्टैनफोर्ड बिने मानक्रम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, उसने सन 1937 में और फिर 1960 में अपने सहयोगी मैड ए मैरिल की सहायता से उसे पूर्णतया निर्दोष बना दिया। यह स्केल 2 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए है। इसमें कुल 90 प्रश्नावलियां हैं। जैसे 3 से 10 वर्ष तक के बालकों के लिए, 12 वर्ष के बालकों के लिए, 14 वर्ष के बालकों के लिए, सामान्य वयस्कों के लिए, श्रेष्ठ वयस्कों के लिए, 11 से 13 वर्ष के बालकों के लिए। नंबर 12, वैयक्तिक क्रियात्मक परीक्षाएं। नंबर आ क्या था, वैयक्तिक भाषात्मक परीक्षाएं थे, इंडिविजुअल लैंग्वेज टेस्ट। अब नंबर 12 है वैयक्तिक क्रियात्मक परीक्षाएं, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस टेस्ट। इसमें नंबर 1, पोर्टियस भूल भुलैया टेस्ट। यह परीक्षण 14 वर्ष तक के बालकों के लिए है। जिस बालक की परीक्षा ली जाती है उसे एक पेंसिल और कागज़ पर बना हुआ भूल भुलैया चित्र दे दिया जाता है। बालक को पेंसिल से उसमें से बाहर निकलने का निशान लगाकर मार्ग अंकित करना पड़ता है। यदि बालक इसमें सफल हो जाता है तो उसकी बुद्धि सामान्य मानी जाती है। बाहर ना निकल पाने पर कम बुद्धि वाला बालक माना जाता है। नंबर सेकंड, वेसलर बैल्यूब टेस्ट। इस परीक्षण का निर्माण सन 1944 में 10 से 60 वर्ष तक की आयु के व्यक्तियों की बुद्धि परीक्षा लेने के लिए किया गया था। सन 1955 में इसे संशोधित करके 16 से 64 वर्ष तक के वयस्कों के लिए कर दिया गया। इसमें विभिन्न आयु के व्यक्तियों के लिए 5 मौखिक और 5 क्रियात्मक परीक्षा निम्नलिखित प्रकार के हैं। नंबर 1, ज्ञान एवं सूचना संबंधी प्रश्न। नंबर 2, गणित के प्रश्न। नंबर 3, शब्दावली। नंबर 4, चित्र के भागों को तरतीब लगाकर चित्र को पूरा करना। नंबर 5, विभिन्न वस्तुओं के टुकड़ों को विधिपूर्वक रखकर उनकी आकृतियों को पूर्ण करना। इस परीक्षण के प्रयोग में साधारणतः 1 घंटे से कुछ अधिक समय लगता है। वयस्कों की बुद्धि परीक्षा लेने के लिए इसका बहुत प्रचलन है। इसमें मानसिक आयु निकालने के दोष को दूर कर दिया गया है। ठीक है, नंबर 1 क्या था, वैयक्तिक बुद्धि परीक्षा, इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट। अब नंबर 2 है सामूहिक बुद्धि परीक्षा, ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट। इसमें नंबर आ, सामूहिक भाषात्मक परीक्षाएं, ग्रुप लैंग्वेज टेस्ट। नंबर 1, आर्मी अल्फा टेस्ट। इसका निर्माण अमेरिका में प्रथम विश्व युद्ध के समय सैनिकों और सेना के अन्य कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों का चुनाव करने के लिए किया गया था।
इसका प्रयोग केवल शिक्षित मनुष्यों के लिए किया जा सकता था। इसकी परीक्षा सामग्री बहुत कुछ स्टैनफोर्ड बिने स्केल की सामग्री से मिलती जुलती थी। कोल एवं ब्रूस के अनुसार इस टेस्ट का प्रयोग करके लगभग 20 लाख सैनिकों की बुद्धि परीक्षा ली गई। नंबर 2, सेना सामान्य वर्गीकरण टेस्ट। सेना सामान्य वर्गीकरण टेस्ट, इसका निर्माण अमेरिका में द्वितीय विश्व युद्ध के समय सेना के विभिन्न विभागों के लिए सैनिकों का वर्गीकरण करने के लिए किया गया। इस परीक्षण में सैनिकों को 3 प्रकार की समस्याओं का समाधान करना पड़ता था: शब्दावली, गणित और वस्तु गणना संबंधी समस्याएं। गैरेट के अनुसार इस टेस्ट का प्रयोग लगभग 12 लाख सैनिकों की बुद्धि परीक्षा लेने के लिए किया गया। नंबर आता सामूहिक भाषात्मक परीक्षाएं, ग्रुप लैंग्वेज टेस्ट। नंबर 12 सामूहिक क्रियात्मक परीक्षाएं, ग्रुप परफॉर्मेंस टेस्ट में नंबर 1 आर्मी बीटा टेस्ट। इस परीक्षण का निर्माण अमेरिका में प्रथम विश्व युद्ध के समय सेना के विभिन्न पदों और विभागों में कार्य करने वाले मनुष्यों का चुनाव करने के लिए किया गया था। तो आर्मी अल्फा टेस्ट क्या है? यह है ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट, ठीक है। और आर्मी बीटा क्या है? ग्रुप परफॉर्मेंस टेस्ट है, ठीक है। तो आर्मी बीटा टेस्ट क्या है? इस परीक्षण का प्रयोग अमेरिका में प्रथम विश्व युद्ध के समय सेना के विभिन्न पदों और विभागों में कार्य करने वाले मनुष्यों का चुनाव करने के लिए किया गया था। इसका प्रयोग उन मनुष्यों के लिए किया गया था जो अशिक्षित थे या अंग्रेजी भाषा नहीं जानते थे। वस्तुओं की गणना, अंकित चित्र में विभिन्न वस्तुओं में एक दूसरे का संबंध बताना, चित्र की उन वस्तुओं पर चिन्ह लगाना जिनका किसी से किसी प्रकार का संबंध नहीं है, आदि समस्याएं इस परीक्षण में रखी गई। नंबर 2 शिकागो क्रियात्मक टेस्ट। यह टेस्ट 6 वर्ष की आयु के बालकों से लेकर वयस्कों तक के लिए है। यह 13 वर्ष की आयु के बालकों की बुद्धि परीक्षा लेने के लिए विशेष रूप से उपयोगी सिद्ध हुआ है। इसमें निम्नांकित प्रकार की क्रियाएं हैं: विभिन्न प्रकार की वस्तुओं में समानता और असमानता की बातें करना, चित्र के टुकड़ों को व्यवस्थित करके उसे पूर्ण करना, लकड़ी के टुकड़ों की सहायता से गणना करना, अनेक प्रकार की वस्तुओं में से समान वस्तुओं को छांटकर अलग अलग वर्गों में रखना।